हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के आर्टिकल डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है वो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो इसके बारे में जान लेते हैं। हाल ही में दिल्ली में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका 4th समिट आयोजित हो रहा है। इससे पहले 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, ये चौथा दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्यों इसीलिए न्यूज़ में कि दिल्ली में ये आयोजित हो रहा है। ये 3 दिन के लिए होगा, 12, 13, 14 को, और इसकी शुरुआत दिल्ली में हो रही है। इसके बारे में अब जानते हैं इस समिट के बारे में। और ये ग्रुप है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ग्रुप है, यूएस ने इसको स्टार्ट किया है। और ये क्यों किया था? देखो इसका आपको पता ही होगा, हमने पहले भी जिक्र किया था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर यूएस और चाइना के बीच में होल्ड लगी हुई है। चाइना चाहता है कि यूएस किसी भी प्रकार से इसका मिलिट्री यूज़ न करे, और यूएस चाहता है चाइना को कैसे भी करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीछे रखा जाए। इसलिए यूएस ने लीडरशिप ली, और इंडिया वगैरह जो देश है यूएस के जो अलाई कंट्री है उनके साथ मिलकर ऐसा ग्रुप बनाया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस होगा। इसका 3 ऑलरेडी हो चुका है, ये चौथा समिट है जो इंडिया होस्ट कर रहा है। तो ये एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा, जो इसका एम क्या है, मतलब उद्देश्य क्या, क्यों बनाया गया था? इसको बनाया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है ना, उसका सही तरह से यूज हो सके, और इसका यूज हो वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से, जिम्मेदार तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, एआई, उसका यूज़ कर रहे हो और उसका मिसयूज़ भी किया जा रहा है। लाइक अभी आपने देखा ही होगा, कई बार न्यूज़ में आया था, डीप फेक वगैरह इमेज बनाई जाती है। तो इस प्रकार इसका यूज़ नहीं होना चाहिए, क्लियर यूज़ होना चाहिए, इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। जिम्मेदार तरीके से होना चाहिए, साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, जो लोकतांत्रिक मूल्य है, उनका भी रेस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे इलीगल कुछ एक्ट करो या वॉइस दबा दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके। इन सब चीज़ों से दूर रहना, और उस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई का एक सही यूज़ होना चाहिए। अब इसका फॉर्मेशन जब ये बात करते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ग्रुप है, हमने अभी जाना था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो 3 समिट, ऐसे आपको एग्जैक्ट डेट याद ना हो तो ये चौथा समिट है। मतलब चौथा समिट हो रहा है 2023 के एंड में। मतलब इसका मतलब है 3 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 3 हो चुके मतलब इससे पहले ही हुए होंगे। तो इसकी स्थापना, वैसे मैं एग्जाम्पल के बताऊँ, वैसे आप रट ही लो, तो इसकी स्थापना हुई 2020 में। ठीक है, वर्तमान में कितने मेंबर है इसकी? तो 29 मेंबर है इसकी, 29 इसके मेंबर है। स्थापना 2020 में हुई थी, 2020 में टोटल मेंबर इसकी 29 है। और कौन कौन से मेंबर है? यूएस है, यूके, सारे मेंबर आपको याद नहीं रखेंगे, बस थोड़े थोड़े रख लो। जैसे यूएस इसका मेंबर है, ठीक है, यूके इसका मेंबर है, कनाडा इसका मेंबर है, जापान इसका मेंबर है। क्या चाइना इसका मेंबर है? नहीं, चाइना इसका मेंबर नहीं है। क्या पाकिस्तान इसका मेंबर है? नहीं, पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। क्या और कोई एशिया देश, साउथ एशियन कंट्री मेंबर है? नहीं, और कोई साउथ एशियन कंट्री मेंबर नहीं है। एक और अब मैं बताऊंगा कौन सा मेंबर है इसका। इंडिया मेंबर है, जी हाँ, इंडिया इसका मेंबर है। इंडिया ने 2020 में ही इसको ज्वाइन कर लिया था, और इंडिया इसका जब इसका गठन हुआ था उसी दौरान फॉर्मेशन का मेंबर है। जब फॉर्मेशन हुआ था ना इसका, उसी टाइम से इंडिया इसका मेंबर है। तो ये चीज़ याद रखना कि इस एशिया में, साउथ एशिया में इंडिया मेंबर है, चाइना नहीं है। क्योंकि चाइना को तो ऐसे कवर करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए तो बना है ये ग्रुप। चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आगे बढ़ रहा है, यूएस को टक्कर दे रहा है। यूएस नहीं चाहता कि चाइना हमसे आगे बढ़े, तो इसीलिए तो ये ग्रुप बनाया ताकि चाइना को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो चाइना इसका मेंबर नहीं है, इंडिया मेंबर है। जी हाँ, अब इसकी फॉर्मेशन की बात हमने जान ली, कौन कौन मेंबर ये भी जान लिया, चाइना मेंबर नहीं है। एम की बात पता ही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही यूज़ करना, रेस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ होना, साथ ही साथ में इसकी निगरानी भी रखना। इसकी जो एक्टिविटीज़ होती है आर्टिफिशियल एंड एआई की जो एक्टिविटी, उसको निगरानी रखना, इसका सही तरीके से यूज़ हो, रेगुलेशन भी सही तरीके से, उसको मिसयूज जो होता है उसको रोकना। ये सब इसकी एम है, उद्देश्य है। इस प्रकार की किस प्रकार से ये काम करेगा, उसको सही तरीके से काम करवाना, यही तो एम है ना इसका। ये पूरा आर्टिकल था, वो था इस ग्रुप के बारे में, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में था। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ईयू हिस्टोरिकल डील। मतलब यूरोपियन यूनियन ने एक हिस्टोरिकल डील की है, उसके बारे में। अब हिस्टोरिकल डील क्या है, यूरोपियन यूनियन ने ऐसा क्या किया है? तो दरअसल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संबंधित है। इसे हिस्टोरिकल इसलिए कहा जाता है, या हिस्टोरिक इसलिए कहा जाता है, हिस्टोरिक ऐतिहासिक इसलिए कहा जाता है बिकॉज यूरोपियन यूनियन ने खुद कहा है, इनका ट्विटर हैंडल पर इन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे संबंधित एक गाइडलाइन जारी करी है, एक फ्रेमवर्क बनाया है। ये फ्रेमवर्क है पूरे वर्ल्ड में एक ओनली यूरोपियन यूनियन ही ऐसा संघ है या फिर ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसने ये सबसे पहले किया है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक फ्रेमवर्क बनाने वाला यूरोपियन यूनियन एकमात्र महाद्वीप है या
यूरोपियन यूनियन एकमात्र संघ है जिसने ये काम किया। इससे पहले ना तो किसी ने किया है और अभी तक इसके साथ में करने वाला कोई है नहीं, इसलिए इसे ऐतिहासिक बताया गया है। यूरोपियन यूनियन खुद ने ही इसको ऐतिहासिक बताया, बाकी कोई ऐसा है नहीं जिसने इसको ऐतिहासिक बताया हो। तो ये इसके बारे में जान लिया। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने एक पहला कॉन्टिनेंट है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रूल बनाए, जिसे फ्रेमवर्क बनाए, रूल बनाए या फ्रेमवर्क बनाए, और इसको लॉन्च 2025 में इसे लॉन्च कर दिया। जैसे कि अभी तो रूल बनाए गए, फिर पूरा एक्ट की तरह बनेगा, पार्लियामेंट जो यूरोपियन यूनियन की संसद है वहाँ पे चलेगा, फाइनली से रिलीज़ किया जाएगा। वो रिलीज़ किए जाएंगे 2025 में। ठीक है, ये पूरी समझ में आ गई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, जो एआई है, उसको 4 रिस्क बांटे गए। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान भी, वो जो फायदे के साथ उसके नुकसान भी तो है ना। अब उस नुकसान को 4 रिस्क में बांटा गया। कौन कौन सी इसकी रिस्क हो सकती है, उसको 4 रिस्क को अलग अलग तरीके से बांटा है। अब कौन कौन सी रिस्क हो सकती है, तो देखो पहली रिस्क की बात करिए, उसमें क्या होगा, हाई रिस्क जिसे बोला जाए, बहुत ही ज़्यादा उससे नुकसान होता है। जैसे कि उससे कहते हैं अनस्टॉपेबल, मतलब जिसे रोक नहीं सकते, ऐसी रिस्क है, अनस्टॉपेबल रिस्क है। ठीक है, दूसरी रिस्क है हाई रिस्क, तीसरी लिमिटेड, चौथी है मीडियम। अनस्टॉपेबल रिस्क में क्या होगा कि इस प्रकार की कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जिससे क्या होता है बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया जाएगा। उसके लिए एक टीम बैठेगी प्रॉपर, उससे कैसे रोकना है, कैसे मैनेज करना है, इससे रिलेटेड पूरा एक फ्रेमवर्क, अलग से एक पूरा सिस्टम बैठेगा। फिर हाई रिस्क है, इससे क्या होगा, अगर इतनी ज़्यादा रिस्क है तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत इससे कम फ्रेमवर्क बैठे, बट थोड़ी तो बहुत एजेंसी होगी जो इसे नियंत्रित करेगी। फिर लिमिटेड है, उससे गाइडलाइन वगैरह जारी की जाएगी, आपको तुरंत रेस्पॉन्स किया जाएगा। और फिर मीडियम रिस्क है, उसके लिए क्या बैठेगा, अब देखो आप चैट जीपीटी वगैरह यूज़ करते हो, या फिर किसी वेबसाइट को खोलते हो, या फिर जोमेटो स्विगी वगैरह यूज़ करते हो, वहाँ क्या होता है, एक चैट बॉट होता है ना, वो आपको रेस्पॉन्स करता है। तो ये मीडियम रिस्क के लिए आपको लिए जो भी बैठेगा ना, जो आपको समाधान देगा, वो चैट बॉट होगा। तो पहले वो आपको समाधान देगा, उससे आप संतुष्ट नहीं होते तो आपको फिर एक ह्यूमन द्वारा सजेशन दिया जाएगा, और वो आइडेंटिफाई करेगा ये रिस्क किस प्रकार की है, या आपको एआई जवाब दे रहा है कि ह्यूमन बीइंग दे रहा है, कौन दे रहा है, ये सब आइडेंटिफाई करके आपको बताएगा। तो ये चीज़ें आपको सारी समझ में आएगी। अब 4 प्रकार की रेंज इसको बांटा गया है, और जो गाइडलाइन है, ठीक है, वो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसको बांट दिया गया है। साथ ही साथ में इसमें ये जो जो यूरोपियन यूनियन का ये फ्रेमवर्क होगा, वो पूरे वर्ल्ड के लिए बेंचमार्क का कार्य करेगा। बेंचमार्क का कार्य कैसे करेगा, इससे पहले हम बात करते हैं ना, डेटा प्रोटेक्शन लॉ आया था, सबसे पहले कहाँ आया था, यूरोपियन यूनियन लेके आया था, बाद में पूरे वर्ल्ड ने उसको फॉलो किया था। तो इसी प्रकार ये जो फ्रेमवर्क है जो एआई पे लेके आया, वो भी पहले यूरोपियन यूनियन लेके आया। अब इसमें अच्छी अच्छी बातें करी गई है, देखो कैसे नियंत्रित करना, 4 प्रकार की रिस्क में बांटा गया है, उसका यूज़ कैसे होगा, सब कुछ इसमें लिखा गया है। तो इसका यूज़ बाद में पूरा वर्ल्ड इसको एज ए बेंचमार्क यूज़ कर सकता है। अगर भारत को भी इससे रिलेटेड कुछ कानून बनाना है तो इसको एज ए बेंचमार्क यूज़ कर सकता है इंडिया। ये चीज़ें साथ में आपको समझ में आ गई। साथ साथ में इसमें ये भी लिखा है कि डेटा प्रोटेक्शन की तरह इसका यूज़ भी फेयर होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ सही होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसको एज ए बेंचमार्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें कुछ कुछ ऐसी भी बातें की गई है, जैसे कि इसमें सरकार को कुछ पावर दी गई है ताकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसमें कुछ अगर गलत चीज़ें होती है इससे संबंधित तो उसे रोकने के लिए स्टेप भी हो सके, ताकि कड़े से कड़े कठोर स्टेप भी ले सके, ऐसी भी बातें कही गई। साथ ही साथ सरकार को कुछ नियंत्रण में भी रखा गया है। अगर सही यूज़ हो रहा है तो सरकार को हर मामले में रोड़ा नहीं अटकाना है, इसलिए कुछ नियंत्रण में भी रखा गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी सरकार को बहुत ज़्यादा दी गई। साथ साथ में कंज्यूमर जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बहुत काम, देखो यूरोपियन यूनियन में ना कंज्यूमर के लिए बहुत कुछ प्रोटेक्शन के लिए कानून आते रहते हैं, तो इसमें भी कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत सारे रूल दिए जाके ताकि कंज्यूमर का किस प्रकार से प्रोटेक्शन किया जा सके। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई आपको। तो ये पूरा था इस आर्टिकल के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है बेलेचली डिक्लेरेशन। दरअसल क्या हुआ था, ये आज का आर्टिकल नहीं है, आज भी न्यूज़ में भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं एआई की। ठीक है, हमने पहला आर्टिकल पढ़ा वो एआई से संबंधित था। क्या था उसमें कि एआई का रेगुलेशंस कैसे होना चाहिए, या फिर जो अभी ग्लोबल जो समिट हो रहा है एआई से रिलेटेड वो था। फिर हमने यूरोपियन यूनियन ने एआई से रिलेटेड जो कानून लाया उसके बारे में बात करी। अब हम बात कर रहे हैं ब्लेचली डिक्लेरेशन। तो ये अलग अलग क्यों आ रही, पहली बात तो आपका ये क्वेश्चन होगा एआई एक ही लिया क्या यूरोपियन यूनियन का भी वो बना रहे हो, तो अलग अलग है ना। एक तो यूरोपियन यूनियन ने बनाया है, एक यूएस है वो बना रहा है चाइना को कवर करने के लिए, चाइना को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और ये बेलेचली डिक्लेरेशन है, इसमें तो है एआई से संबंधित सेफ्टी के लिए। वो पहले था यूरोपियन यूनियन का था, वो एआई से रिलेटेड रिस्क को कम करने था। इसमें कुछ सेफ्टी का ध्यान है, इसमें सभी देश मिलकर किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको कंट्रोल में कर सके, उसका सही यूज़ कर सके। ये यूके में हुआ था, इसमें सारे देश शामिल।
ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में। ब्लेचली किससे संबंधित है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। बस इतना चीज़ आप याद रखना, अगर क्वेश्चन बनेगा तो में यही क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विथ AI। आर्टिकल क्या है ना हमारा नेक्स्ट, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में यूथ है वो किस प्रकार से विकास कर सकता है इसके बारे में। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी सबमिट हो रहा है। कहाँ हो रहा है, दिल्ली में। तो ये जो सबमिट हो रहा है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें युवा समिट है जो हमारी एक स्कीम है, यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड युवा की विकास, इससे संबंधित हमारी स्कीम चलती है जिसका पूरा नाम है यूथ AI या युवा AI भी कह सकते हैं, युवा AI भी कहा जाता है इसकी फुल फॉर्म है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद AI, युवा AI। ठीक है, इससे पेश किया गया कहाँ या फीचर किया गया है, मतलब युवा AI हमारी एक स्कीम है, इसको ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सबमिट हो रहा है दिल्ली में। हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया इसके बारे में। इस जो सबमिट हो रहा है उसमें फीचर किया गया है, जो हमारी युवा AI स्कीम है उसको फीचर किया गया है, उसके बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम युवा AI है उसके बारे में जान लेते हैं। न्यूज़ तो हमें समझ में आ ही गई है, अब जानते हैं इस स्कीम के बारे में। इसकी बात करें तो इससे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एंड माइटी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। मतलब माइटी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन। ये माइटी मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत एक डिवीजन है नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन। उसने किसके साथ मिलकर, इंटेल इंडिया के साथ मिलकर इस स्कीम को लॉन्च किया है, लाया गया है। इंटेल इंडिया प्लस माइटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिवीजन है जिसका नाम है नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन। नेशनल E-गवर्नेंस डिवीजन ने इंटेल इंडिया के साथ मिलकर नेशनल E-गवर्नेंस इंडिया ने इस स्कीम को लॉन्च किया। कौन सी स्कीम को, युवा इंडिया। स्कीम का नाम क्या है, युवा इंडिया या यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस स्कीम को लॉन्च किया है। अब इस स्कीम को सबसे पहले तो जान लिया किसने लॉन्च किया है। अब इस स्कीम की बात करें तो युवा इंडिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित स्किल है वो दी जाएगी। मतलब इसमें क्या एम, क्या इसका एम की बात करें तो भारत में जो युवा हैं यानी यूथ है उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो स्किल होती है वो प्रोवाइड की जाएगी। भारत में इसकी युवा मतलब 8 से 12 के जो बच्चे हैं उनको, जो स्टूडेंट 8 से 12 तक के, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड का बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। तो इस स्कीम के माध्यम से, जो युवा स्कीम है ना, इसके माध्यम से युवाओं को यानी यूथ को स्किल प्रोवाइड करी जाएगी किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो सकता है। साथ ही साथ छात्रों को AI की साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, AI का मिसयूज कैसे हो सकता है, इसे कैसे रोका जा सकता है, इन सब के बारे में भी साक्षरता दी जाएगी, लिटरेसी दी जाएगी, लिटरेट किया जाएगा। इसका और फायदा क्या होगा, इसमें स्किल दी जाएगी, डिजिटल स्किल दी जाएगी, डिजिटल साक्षरता दी जाएगी, ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें लॉन्च कब किया गया था, इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। तो ये पूरा इस स्कीम के बारे में था। चलते अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप के बारे में। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप, ये क्या है। सबसे पहले तो इसकी बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको संबोधित किया है। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप है, उससे प्रधानमंत्री मोदी जी ने संबोधित किया है, मतलब वहाँ पे अपना स्पीच दी है, उसके बारे में बताया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये 2047 का है क्या। बार बार बढ़ते 2047 में होना क्या है। देखो, हमने टारगेट रखा है कि हम किसी भी प्रकार से 2047 तक भारत को डेवलप नेशन बनाएंगे। हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को हो जाएंगे 100 साल। 1947 में आज़ाद हुआ था और 2047 में 47 में भारत को 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगी अपनी आज़ादी की। तो 100 ईयर कंप्लीट होती भारत को एक डेवलप नेशन की कैटेगरी में शामिल करवाना है। तो ऐसा हमने टारगेट रखा है और इसीलिए हमने वॉइस ऑफ यूथ नाम का एक वर्कशॉप रखा था। इसी जो हमारा टारगेट इसके तहत। अब इस वॉइस ऑफ यूथ में क्या होगा, इसमें कहा है इसके बारे में कि हमारा जो 2047 का जो टारगेट है ना, उसमें विकसित भारत बनाना है, 2047 तक डेवलप इंडिया बनाना है। इसके लिए जन भागीदारी मतलब सिटीजन पार्टनरशिप को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। इसमें ज़्यादातर जो यूथ है ना उनका इंटीग्रेट किया जाएगा और साथ ही साथ में 2047 तक हमारा जो लक्ष्य है उसको किस प्रकार से प्राप्त करना है, इसमें यूथ की वॉइस को जाना जाएगा। मतलब सिंपल शब्द में आपको समझाऊँ
कि 2047 तक जो हमने जो टारगेट रखा है इसको अचीव करने के लिए सबसे पहले तो सिटीजन की पार्टनरशिप होना जरूरी है, जन भागीदारी होनी जरूरी। लोग समर्थन करेंगे तभी हम विकसित हो जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ही है डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसलिए हमारे लोग, हमारे यूथ जो सपोर्ट करेंगे तभी हम 2047 तक विकसित भारत बन सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ये चाहती है कि जन भागीदारी बढ़ानी है और इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है। इसीलिए सरकार चाहती है कि जो यूथ है ना, भारत के युवा, उसको इंटीग्रेट किया जाए इस स्कीम के बारे में, और उनकी जो वॉइस है वो क्या चाहते हैं, वो उनका विजन क्या है 2047 को लेकर, किस प्रकार से हम एक डेवलप कंट्री बन सकते हैं, क्या क्या एफर्ट किए जा सकते हैं, किस प्रकार से वो सहयोग बढ़ा सकते हैं, युवा किस प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। इन सब को देखते हुए सरकार ने इस स्कीम को लाया है, इस वर्कशॉप को किया गया था। देखो एक और भी इसके शासन में प्रोग्राम चल रहा है, स्कीम चल रही है, आपने देखा होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा। हमने कुछ दिन पहले डिस्कस भी किया था इसके बारे में, विकसित भारत संकल्प यात्रा। इसमें क्या होता है, इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाते हैं कि 2047 तक हमें 2047 तक हमें भारत को डेवलप तो करना है। अब डेवलप करने के लिए जागरूक होना जरूरी लोगों को, भाई हमें किस प्रकार से डेवलप कर सकते हैं। तो इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा की। लेकिन हम बात करें वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप के बारे में, जो विकसित भारत 2047 वर्क ऑफ विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप, ये वर्कशॉप चल रही है। हम इसकी बात कर रहे हैं, हम बात अभी नहीं कर रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। दोनों चीज़ें अलग अलग है। चीज़ें समझ आ रही है आपको? विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ अवेयरनेस जगाई जा रही है, और विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप, इस वर्कशॉप में क्या होगा, 2047 तक का हमारा जो टारगेट है उसमें युवाओं को ऐड किया जाएगा, युवाओं की पार्टनरशिप बढ़ाई जाएगी, युवा किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं हमारी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस पर फोकस किया जाएगा। अब युवा किस किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं, सबसे पहले हमने युवा को इंटीग्रेट कर दिया। अब युवा बताइए हमारा विजन क्या है 2047 को लेके, फिर वो किस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं भारत को आज़ादी को, भारत को एक डेवलप नेशन बनाने की ओर। देखो आज़ादी तो कैसे, मैं बार बार बोला कि उसी समय तो भारत आज़ाद हुआ था, तो 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो उस जो हमारा आज़ादी का अवसर है उसको हम रिक्रिएट करेंगे 2047 तो 100 साल पूरे हो जाएंगे उस दिन। 100 साल जब पूरे होंगे ना तो देश को एक तोहफा देना है कि हम आज़ाद देश तो बन चुके हैं उस दिन, तो हमें डेवलप कंट्री भी साथ ही साथ बन चुके हैं, तो वो एक तोहफा देना है। तो उसमें यूथ किस प्रकार से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जन भागीदारी से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उस पर सरकार ने फोकस किया है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे 2047 का जो टारगेट है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन, क्या उम्मीद है, हम क्या क्या चीज़ें अचीव करेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो जीडीपी है, जीडीपी का हमारा टारगेट है कि हम 2047 तक भारत में 29 ट्रिलियन जीडीपी हमारा, देखो 2030 तक का टारगेट है 5 ट्रिलियन का, तो 2047 तक हमारा टारगेट है कि 29 ट्रिलियन डॉलर, 29 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बनानी 2047 तक। साथ ही साथ में हमारा जो पर कैपिटा इनकम है उसको 40 लाख तक लेके जाना है, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना है, इंपोर्ट को कम करना है, हमारा जो डॉलर और रुपीज़ के बीच में जो अंतर है उससे सही करना है, मतलब स्टेबल करना है, ठीक है। और साथ ही साथ में हमें क्या करना है हमें सोशल ग्रोथ पे ध्यान देना है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देना है, इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान देना है, साथ ही साथ गुड गवर्नेंस को अच्छे बनाना है, मतलब गुड गवर्नेंस पर ध्यान देना है। इन सभी बातों पर ध्यान दे के हम देश को एक स्टेबल कंट्री की ओर ले जाएगी जिसमें गुड गवर्नेंस हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल ग्रोथ हो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक डेवलप कंट्री है तो ओनली इकोनॉमिक डेवलप नहीं है, ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, सब जगह से देश का विकास हो रहा है, ठीक है। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट भी बनाया जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में 2047 तक के जो हमारे टारगेट है और इससे किस प्रकार से प्राप्त किया जाएगा, हमारा रोड मैप क्या है, ये सब इस डॉक्यूमेंट में इसका वर्णन होगा। तो ये पूरा आर्टिकल था हमारा विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ वर्कशॉप के बारे में। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है पोस्ट एक्ट 2013 के बारे में। पोस्ट एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013, इसके बारे में हम जान लेंगे। न्यूज़ में क्यों है, हमारा जो ये एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 पोस्ट एक्ट, इसको 10 साल पूरे हो चुके हैं। मतलब 2013 में ये रिलीज़ हुआ था, लॉन्च हुआ था, मतलब इसे लाया गया था इस एक्ट, और आज हो चुके हैं 2023 है, तो 10 साल से पूरे हो चुके हैं। अब इसके बारे में हम जानेंगे इस एक्ट का एम क्या था, क्यों लाया गया था, इसका क्या बेनिफिट थे। तो इस एक्ट की बात करें एम की, क्यों लाया गया था, तो देखो वर्क प्लेस पर वुमेन के साथ जो वुमेन के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट होता था, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। साथ ही साथ में जेंडर इनइक्वालिटी होती थी, उसको रोकने के लिए भी इस एक्ट को लाया गया था। कार्यस्थल पर इन्वायरमेंट अच्छा बनाया जाएगा और महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है या महिलाओं के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता है उन सब चीज़ों को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था।
एम समझ में आ गया क्यों लाया गया था, क्योंकि एक तो महिलाओं के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट होता था उसे रोका जाएगा, साथ ही साथ में जेंडर इक्वालिटी को रोका जाएगा, और जो वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है, वहाँ पर जो इनइक्वालिटी चलती है, इन्वायरमेंट खराब है, उसे सही किया जाए ताकि महिलाओं जो अपना रोजगार है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें पार्टिसिपेट बन सके, भागीदार बन सके, और हमारी जो ग्रोथ है उसमें महिला भी भागीदार बन सके, महिला भी आगे बढ़ सके। अगर वर्क प्लेस सही नहीं होंगे तो महिला भागीदार नहीं बन सकेगी और हमारा देश है वो पिछड़ा रह जाएगा। तो इन सब का एम था, मतलब देश मेन एम तो था कि महिला की जो भागीदारी उसे बढ़ाने का नहीं था, मेन एम तो यही था कि सेक्सुअल हरासमेंट रोकना, साथ ही साथ जेंडर इनइक्वालिटी तो उसे रोकना, और कार्यस्थल को अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। ये सब चीज़ें अच्छी होगी तो महिला की इनडायरेक्टली भागीदारी बढ़ेगी, महिला की भागीदारी बढ़ेगी तो ग्रोथ रेट इनडायरेक्टली बढ़ेगी। ये तो पॉइंट आप अपनी ओर से दे सकते हो, ठीक है। और ये इनको जो बैकवर्ड में, मतलब इनको पावर कहाँ से मिल रही थी, जो ये एक्ट था उसको पावर मिलती थी विशाखा गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइन जारी करी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के खिलाफ जो वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर जो उत्पीड़न होते थे उसे रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन जारी करी थी, तो ये पावर देती थी। तो इसके बाद में सरकार खुद ही एक्ट लेके आ गई, जो पोस्ट एक्ट लेके आई, इससे तो महिला को अलग से भी पावर मिल गई कि अब जो इनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसे रोका जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, डेफिनेशन क्या है, इन सब के बारे में जाके तो प्रोविज़न की बात करें, इस एक्ट के माध्यम से सेक्सुअल हरासमेंट का एक अच्छे से डिफाइन किया गया, किस एक्टिविटीज़ को सेक्सुअल हरासमेंट में मतलब माना जाएगा, क्या क्या एक्टिविटीज़ है जिसको कवर किया जाएगा कि ये सेक्सुअल हरासमेंट के था, या छूना है, किस प्रकार से बात करना है, उसको सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। इसके बारे में भी इसमें लिखा गया है। साथ ही साथ में इसमें लिखा गया है कि जो कंप्लेन है उसका रेजुलेशन किस प्रकार से होगा, ठीक है, किस प्रकार से उसमें सुधार होगा और कितने दिन में उनका समाधान किया जाएगा, इसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म बनाया गया था। तो इसकी भी बारे में इसमें बात की, मतलब जो कंप्लेन होगी उसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म होगा, किस प्रकार से इसमें समाधान होगा, ठीक है। ये कवर करती है अगर पब्लिक जो पैलेस है, वर्क पैलेस है, वहाँ पर प्राइवेट को, पब्लिक प्राइवेट दोनों को कवर करती है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, ऑर्गेनाइज कंपनी है, मतलब ये तो ऑर्गेनाइज कंपनी, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इन दोनों को कवर करेगी। और सभी जो है गीग वर्कर है उनको भी इसमें कवर करती है, इनके साथ भी अगर कोई उत्पीड़न वगैरह होता है तो इसको भी कवर किया जाता है, ठीक है। इसमें ट्रेडिशनल सेटअप होता है उनको भी कवर किया जाता है, और कंटेम्प्रेरी हाल ही के जो सेटअप है, नए गीग वर्कर वगैरह ये हाल ही के सेटअप है उसको भी कवर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें समझ में आई, दोनों इसमें शामिल है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखो कंपनी में अलग अलग वर्कर होते हैं, मतलब कोई इसमें 10 वर्कर से ज़्यादा कर रहे, किसमें 10 वर्कर से कम कर रहे काम, तो इनके लिए अलग अलग गाइडलाइन है। मतलब अगर 10 से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनके लिए आईसीसी बनाई जाएगी। आईसीसी मतलब इंटरनल कंप्लेंट्स कमीशन, ठीक है, वो बनाई जाएगी। इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज़ बनाई जाएगी। अगर 10 से प्लस वर्कर काम कर रहे हैं, कोई कंपनी है वहाँ पर 10 से ज़्यादा वर्कर, 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, अगर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर किसी महिला के साथ छेड़छाड़ होती है ना, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा। अगर वहाँ पर 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर आईसीसी बनानी जरूरी है। आईसी मतलब इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटीज़, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है। अगर वहाँ पे कुछ क्राइम हो रहा है महिलाओं के खिलाफ तो, और 10 से कम वर्कर काम कर रहे हैं तो बनाई जाएगी लोकल कमेटीज़, ठीक है। 10 से अगर कम है तो लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी, वहाँ पर मुद्दा चलेगा। 10 से ज़्यादा तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगी, 10 से ज़्यादा तो लोकल कंप्लेंट कमेटी बनेगी। 90 दिन के अंदर, 90 डे के अंदर इनका पूरा प्रोसेस होना चाहिए और समाधान मिल जाना चाहिए। साथ ही साथ ये जो प्रोसेस होता है उसको गुप्त रखना जरूरी है। 90 दिन के अंदर इनको रेजुलेशन दे देने कि 90 दिन में इनका काम खत्म, जो भी इनके साथ हुआ था वो गलत था उसको सजा दे दी गई, इनके साथ ये समाधान किया गया, और जो पूरा प्रोसेस था उसे गुप्त रखा जाना ताकि किसी को पता न चले क्या चीज़ होती है, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए सारे मैटर। अब इस एक्ट में और क्या किया जाएगा, इस एक्ट में अवेयरनेस भी कैंपेन चलाए जाएंगे ताकि लोगों को अवेयर किया जाए किस प्रकार से सब ये होता है। जो बड़ी बड़ी फर्म होती है जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ भी अवेयर किया जाता है, नया को जो भी एम्प्लॉय हायर होता है उसको समझाया जाता है किस प्रकार से हमारा जो पोस्ट एक्ट है उसमें क्या गाइडलाइन है, किस प्रकार के उसके लॉ रूल वगैरह है, उन सबके बारे में बताया जाता है। पेनल्टीज़ का भी प्रावधान है, 50,000 से ज़्यादा पेनल्टी का भी प्रावधान है। फेक कंप्लेन होती है उसके रोकने की भी प्रावधान है। सुधार क्या कर सकते हैं इस एक्ट में, तो समय पर इसका समाधान होना चाहिए, ठीक है। असेसमेंट भी समय समय पर होना चाहिए, और जो इसमें जो किशोर वगैरह है, जो युवतियाँ है, उनके साथ में गलत तो कुछ होता है तो उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए। और अगर फेक कंप्लेन वगैरह होती है तो उसके लिए भी प्रावधान है, उसे स्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। तो ये पूरा इस प्रोसेस या इस आर्टिकल के बारे में था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगी।